skill idea, an idea toward success. ध्यान समझिएगा आप कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, संसाधन के बारे में। भारत में संसाधन और उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी लेक्चर में हमने संसाधन के 3 प्रकार को पढ़ा चुका है। आज हम 14 प्रकार पढ़ाएंगे। कौन सा? तो विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। किसके आधार पर? विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। ध्यान समझिएगा कि आपसे कितने आधार, विकास के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ठीक है, यानी ये उत्पत्ति के आधार पर है संसाधन के प्रकार। ध्यान से समझिएगा, आगे आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान समझिएगा कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विकास के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि उपयोग के आधार पर संसाधन के प्रकार। ध्यान समझिएगा, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे समझिएगा कि सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे संभावी संसाधन। किसके बारे में पढ़ेंगे? संभावी, यानी आप एक नहीं समझे, एक संभावना है। ठीक है, यानी ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है। कहां? किसी क्षेत्र विशेष में क्या है? मौजूद है, यानी उपलब्ध है। ठीक है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना हो। जिसको क्या? उपयोग में लाए जाने की क्या हो? संभावना हो। उसे ही कौन सा संसाधन बोलते हैं? संभावी संसाधन। जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज। हिमालय क्षेत्रों में क्या? खनिज अभी उपलब्ध है, पर हम लोग अभी तक उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो भी तो एक प्रकार का संसाधन है। सौर ऊर्जा से बनने वाले असीम संभावनाएं। यहां लिखा है सौर ऊर्जा से बनने वाले असीम संभावनाएं। अब देखिए, सौर ऊर्जा से आप लोग, सौर ऊर्जा से हम लोग क्या, अगर सोलर कुकर का प्रयोग कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। इससे बिजली उपलब्ध करा सकते हैं सौर ऊर्जा से, यानी सूर्य से निकलने वाली प्रकाश से ये सब चीजें कर सकते हैं। पर कहां हम लोग कर पा रहे हैं? यानी हम संसाधन को बचत कर सकते हैं ना इससे। यानी सौर ऊर्जा के से बनने वाले जितने भी संभावनाएं, अगर उसका हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो बहुत सारे ईंधन फ्यूल का क्या हो सकती है? बचत हो सकती है। कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा नोट में कि गुजरात के क्षेत्र भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तरों पर उपयोग में है। यानी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो गुजरात में। गुजरात में कहां? तो भुज में। कोई दिक्कत? ध्यान सुनिएगा, यानी सौर ऊर्जा से बनने वाले जितनी भी संभावना है, यानी आपको देखिएगा कि वहां पे लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी बिजली उत्पादन के लिए क्या कर रहे हैं? तो सोलर पैनल को बैठा रहे हैं, जिससे क्या होगी? बिजली की बचत होगी। हाँ, तो ये सब चीजें आपको उपलब्ध कराया जा रहा है कि यहां से फ्यूल यानी ईंधन का क्या किया जा सकता है? बचत किया जा सकता है। इसलिए तो ये कहां उपलब्ध कराया जा रहा है? तो गुजरात में। अभी बहुत सारे शहरों में भी आया जा रहा है। अभी शायद यूपी साइड में वो ट्रेन की पटरी के नीचे सोलर पैनल बिठाया जा रहा है। ये सब क्या है? आपके फ्यूल को यानी ईंधन को क्या किया जाएगा? उससे बचाया जा सकता है। कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं। दूसरा है कौन सा संसाधन? विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन? विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया जा चुका है तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में इसका क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है। विकसित, नाम से ही सुनिए, विकसित है, यानी इसका कहीं ना कहीं तो उपयोग किया जा रहा है। ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा के बारे में समझ चुके हैं, उनकी गुणवत्ता यानी उनकी क्षमता क्या है, इसके बारे में लोग समझ चुके हैं, और उसका क्या है? उसको दैनिक जीवन में यानी क्या किया जा रहा है? उसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे संसाधन का कौन सा संसाधन बोलेंगे? विकसित। विकसित से समझ में आ गया ना? विकसित का मतलब क्या? जो विकसित हो चुका है। जैसे आप लोग को फॉर एग्जांपल में कोयला, ठीक है, कोयला को हम लोग कहां से, इसको बनने में लाखों करोड़ वर्ष लग सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसका उत्पादन हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? इससे हम लोग बहुत सारे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, आप समझ रहे हैं ना? पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो निकलता है वो कच्चा पेट्रोलियम होता है, पर उसका हम लोग क्या उपयोग कर पाते हैं।
जिससे हम लोग क्या पेट्रोलियम से हम लोग आराम से इसका गाड़ी वाड़ी वाहनों में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, विकसित संसाधन के उदाहरण है। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा विकसित संसाधन निम्न में से कौन है। ठीक है, विकसित संसाधन निम्न में से कौन है, ऑप्शन दे देगा तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये संसाधन का हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग में लाया जा रहा है, उपयोग कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत, अब ध्यान समझिएगा। तीसरा है भंडार संसाधन। कौन सा संसाधन, भंडार संसाधन। भंडार से समझ रहे हैं ना, मानिए एक जगह इकट्ठा करके हम लोग रखे हुए, एक जगह कहने का मतलब उसका एक सेपरेट है एक जगह। ध्यान से समझिएगा, ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है। कहां उपलब्ध है, पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं के लिए सक्षम है, परंतु उपयोग हेतु तकनीक का अभाव है। ठीक है, माने ये पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध है, यानी इसका भंडारण है, पर इसका क्या, इसके लिए तकनीक का अभाव है। तकनीक समझते हैं, यानी उसके लिए क्या तकनीक, यानी उसके लिए क्या क्या करना होगा। किसी भी चीज को अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी भी पेड़ को काटते हैं तो कैसे एक ब्रेंच बन सकता है, कैसे हम लोग फर्नीचर की वस्तुएं बनाते हैं, तो आपके पास तकनीक होगी तभी ना। तकनीक का क्या है, अभाव है, उसे केवल भंडारित किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, भंडार के रूप में रखा गया है, यानी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे संसाधन में कौन सा संसाधन बोलेंगे, भंडार संसाधन। कोई दिक्कत, ऐसे संसाधन जो आपके पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध हैं। ठीक है, परंतु क्या मानवीय आवश्यकताओं के लिए सक्षम है, परंतु हम तकनीकी अभाव के कारण क्या है, इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। एक भंडार के रूप में क्या किया गया है, संचित किया गया है। ऐसे संसाधन और कौन सा संसाधन बोलेंगे, भंडार संसाधन। कोई दिक्कत, जैसे जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का उपयोग, ये सब क्या है, भंडार संसाधन। जल कैसे, जल से आप बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। कहां हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है, केवल गया में ही नदी है, नहीं तो पूरे जगह पे है। पर कहां हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग्य, इसका भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा कि हाइड्रोजन को आने भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को किसका ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन, यानी इसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्यों, तकनीक नहीं है, इसके कारण। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भविष्य के ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, हाइड्रोजन को। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग तीसरा पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं चौथा, संचित कोश संसाधन। कैसा संसाधन, संचित कोश संसाधन। ध्यान समझिएगा, वास्तव में ऐसे संसाधन जो भंडार संसाधन के ही अंश है। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, भंडार संसाधन क्या है, क्या है भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन जो क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध है, परंतु मानवीय आवश्यकताओं के लिए सक्षम है, परंतु उसका हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, तकनीक के अभाव के कारण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि संचित कोश संसाधन और भंडारण का ही क्या है, अंश है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि भंडारण संसाधन का अंश निम्न में से कौन है, तो क्या होगा, संचित कोश संसाधन। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे भविष्य की पूंजी के रूप में जानते हैं, इसको किसके रूप में जानते हैं, भविष्य की पूंजी के रूप में। कौन सा संसाधन को जानते हैं, संचित कोश संसाधन को। किसको, संचित कोश संसाधन को किसके रूप में जानते हैं, भविष्य की पूंजी। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, हाइड्रोजन को। कोई दिक्कत, अब ध्यान से ये चीजें हो गई, समाप्त हो गई। हमने पढ़ लिया क्या, तो किसके आधार पर हमने पढ़ा, तो विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो विकास के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, 4। कौन कौन से, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, संभावी संसाधन, उसके बाद है विकास संसाधन, उसके बाद भंडार संसाधन, उसके बाद संचित कोश संसाधन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब ध्यान समझिएगा कि संसाधन नियोजन क्या है, ये दूसरा चीज है। क्या है, दूसरा चीज है कि संसाधन नियोजन क्या है। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से 2 नंबर में कि संसाधन नियोजन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण
क्या उपयोगी क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। कोई दिक्कत? यानी संसाधन क्या करना है? तो विवेकपूर्ण यानी अपने दिमागी तकनीक के उपयोग करके, यानी ऐसे संसाधनों क्या बोलेंगे? तो संसाधन नियोजन के नाम से जानते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन होता है। अब ध्यान समझिएगा, बिहार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोयला एवं खनिज का भंडारण है। आपको पता है ना कि बिहार यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि बिहार और झारखंड जो है ये सबसे पहले किसके लिए फेमस था? तो कोयला के लिए। झारखंड जैसे बिहार से अलग हुआ तब वो अधिकांश चीजें कोयला जितना भी खाद्यान्न है सब कहां चला गया? झारखंड में चला गया। कुछ चीजें हैं जो उसके क्षेत्र से जो सीमा साझा करते हैं वहां पे मौजूद हो सकता है जिसका अभी भी हम लोग खोज नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, आगे समझिएगा कि ये कहाँ है? तो कोयला और खनिज का भंडारण कहाँ है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साइड में। बिहार में देखिए और क्या पाया जाता है? तो बिहार में चूना पत्थर, क्या पाया जाता है? चूना पत्थर और पाइराइट। ठीक है, ये जैसे खनिज पाए जाते हैं कहाँ? बिहार में। बिहार में क्या क्या पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर और पाइराइट पाए जाते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि कोयला भी बिहार में क्या पाया जाता है? आपको पता होगा कि बिहार के एक जिला है जमुई जिला, वहां पे सोना का भंडारण मिला है। सोना का भंडारण यानी जब तक उसका उपयोग हम लोग क्या, अगर वो ऐसे ही तो संचित को संसाधन की तरह था, कहीं ना कहीं यानी भंडारण संसाधन की तरह था, कहीं दबा हुआ था, लोगों द्वारा इतिहास जाना गया, उसको क्या किया गया? खोजा गया, जिससे क्या हुआ? एक विश्व में सबसे बड़ा सोना का भंडारण कहाँ है? तो जमुई में। कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश, किसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन। आपको पता है ना जल संसाधन के बारे में कि आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको एक नदी बताए थे, कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? जल संसाधन से क्या कर सकते हैं? तो बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। क्या अभी पूरे जगह क्या बिजली का उत्पादन हो पा रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या अभी उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए राजस्थान में, राजस्थान का एक खेतरी जगह है। कौन सा जगह है? खेतरी। वहां पे चांदी के लिए बहुत विख्यात था। चांदी के लिए कोई जगह है तो राजस्थान का कौन सा जगह? खेतरी। वो भी तो एक प्रकार का संसाधन ही तौर पे ही था। ध्यान समझिएगा कि ये सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का संसाधन है। किसका संसाधन है? राजस्थान सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का क्या है? संसाधन। सौर ऊर्जा से क्या समझते हैं? तो आप सोलर कुकर का उपयोग कर सकते हैं, सोलर पैनल बैठा के क्या बिजली की क्या कर सकते हैं? बचत कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। पवन ऊर्जा आप समझिएगा, राजस्थान में बहुत तेज हवाएं जब चलती हैं तो क्या होती है? उसकी गति के कारण ये पवन चक्र होते हैं, वो घूमते हैं, जिससे हम लोग क्या पैदा कर सकते हैं? तो बिजली पैदा कर सकते हैं। क्या ये हो रहा? नहीं। ये सब अभी चीजें शुरुआत किया जा रहा है कि कुछ समय बाद इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। यानी हम लोग संसाधन का बचत क्यों कर रहे हैं? कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या संसाधन उनको भी प्राप्त हो। ये नहीं कि हम लोग ही संसाधन का पूरा फायदा उठा के और मर जाए, ऐसा तो नहीं। यानी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग बचत कर सकते हैं। इसलिए संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा आप लोग। अभी हमने क्या पढ़ा था? संसाधन नियोजन के बारे में। किसके बारे में? संसाधन नियोजन के बारे में। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण क्या उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ये चीजें आप लोगों को बता दिए थे। अब आगे समझिएगा। आप लोग इसका टेंशन नहीं लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव आपको अगर चैप्टर वाइज अगर आपसे ऑब्जेक्टिव छूट रहा है, यानी हम ऐसा होने नहीं देंगे कि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा। क्योंकि आपके जितने भी बुक के चीजें हैं, हम खुद अपना खुद का पीपीटी क्यों तैयार कर रहे हैं? आप लोग के लिए हम पीपीटी क्यों तैयार कर रहे हैं? खुद मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे कि हम बेस्ट करके जाएंगे तो बच्चा भी अपने बेस्ट के चक्कर में लगेगा। समझ रहे कि नहीं? यानी हम खुद पीपीटी तैयार कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो ध्यान समझिएगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए ध्यान समझिएगा, संसाधन नियोजन के सोपान। यानी सोपान कहने का मतलब होगा चरण। ठीक है, कि संसाधन नियोजन जब समझ गए ना कि उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना है। यानी संसाधन नियोजन के
चरण को बताना है। चरण को निम्न रूप से बांट कर पढ़ते हैं। पहला चरण क्या है? संसाधनों की पहचान कीजिए। कोई भी चीजें लेते हैं उसकी पहचान करेंगे, उसका सर्वेक्षण करेंगे, इससे क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या इसमें दिमाग लगा सकते हैं, ये सब चीजें। संसाधनों का विकास करना। दूसरा क्या है? संसाधनों का विकास करना, कि संसाधन को दिन पर दिन कैसे विकास के तौर पर ले जाएंगे। संसाधनों के उचित उपयोग की योजना। संसाधनों की क्या? उचित उपयोग, यानी जितना में अगर संसाधन का उपयोग किया जा सकता है हम उतना ही संसाधन का उपयोग करें। समझे कि नहीं? यानी अगर आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीजें एक लिमिटेड होती हैं, तो आप उसका बचाव करेंगे तभी ना फ्यूचर में उसको उपयोग कर सकते हैं। अब ध्यान से, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के बीच संबंध स्थापित करना है। अब ध्यान समझिए, जो राष्ट्रीय विकास योजना, जितने भी राष्ट्र में बनने वाली विकास योजना है उनका और संसाधन विकास योजना के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या एक हित में कार्य करेंगे। समझे कि नहीं? अगर आप किसी भी पेड़ या पौधे को काटते हैं या किसी भी आप संसाधन का दोहन करते हैं तो आपको क्या, आपको हमारी सरकार आपको छोड़ सकती है? नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कंप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि आप संसाधन का क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। समझे कि नहीं? ये सब चीजें होनी चाहिए, ये इसके लिए बनाया गया। अब ध्यान से, संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण समझते हैं? संरक्षण मीन्स क्या होता है? बचाव। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव, यानी आप संसाधन का किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। यानी संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोगी संरक्षण कहलाता है। आया समझ? यानी हम उसका क्या कर रहे हैं? जितना अगर हमको यूज है उतना ही उपयोग करेंगे, तभी ना हम उसका बचाव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग? यानी हम संसाधन को अगर उपयोग कर रहे हैं तो हम उसको कैसे संरक्षण कर सकते हैं? यानी जितनी मात्रा में उसका उपयोग होना चाहिए हम उतनी मात्रा में क्या करेंगे? उसका उपयोग करेंगे। वही क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा। किसका संरक्षण करना है हम लोगों को? संसाधन का। महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। समझे कि नहीं? यानी महात्मा गांधी जी का एक कोट था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने का मतलब क्या हुआ? यानी हम पेटी भरने का मतलब है कि अगर हम संसाधन का उपयोग अगर बचाव के तौर पर नहीं करेंगे तो हम लोग इसी समय संसाधन का क्या कर सकते हैं? दोहन हो जाएगा। यानी आप पेटी भरने का मतलब है कि फ्यूचर में उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। समझे कि नहीं? यानी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि महात्मा, ये निम्न में से किसका कोट है? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा कि किसका कोट है, तो किसका कोट है? महात्मा गांधी का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आया समझ में? ये भी क्या है? संसाधन संरक्षण के लिए इनका कोट है। अगर संसाधन संरक्षण के बारे में आएगा तो ये कोट आप जोड़ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने के एक कोट था कि हमारे पास पेट भरने के लिए क्या है? बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने का मतलब कि फ्यूचर में बचाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करना है? फ्यूचर में संसाधन का क्या करना है? संरक्षण करना है, यानी बचाव करना है। दूसरा है मेधा पाटेकर। किसके बारे में? मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था इनके द्वारा। कौन सा अभियान चलाया गया था? नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा नदी को जानते हैं आप? नर्मदा नदी, तो उसी के लिए नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा चलाया गया? मेधा पाटेकर के द्वारा। यानी ये भी किसका बचाव कर रहे हैं? संसाधन का भी बचाव कर रहे हैं। कोई दिक्कत? मेधा पाटेकर का क्या है? नर्मदा बचाओ अभियान। क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा चलाया गया? क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। किसका है? महात्मा गांधी जी का। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आपने एक बहुत फेमस चीज जाना होगा, चिपको आंदोलन के बारे में। कौन से आंदोलन के बारे में? चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता था कि महिलाओं का बहुत योगदान हुआ था। यानी पेड़ों के अंदर पेड़ों को चिपक जाते थे। क्यों? कि उनको कटने से बचाने के लिए। तो भी क्या कर रहे हैं? संरक्षण ही न कर रहे हैं। अगर हम पेड़ पौधे काटते हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं यानी O2 देते हैं। अगर हम पेड़ काट दे रहे हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस करते हैं यानी छोड़ते हैं, वो एक गर्म गैस है। कैसी गैस है? गर्म गैस। अगर पेड़ पौधे कटे रहेंगे तो यानी गर्म गैस की
क्या होगी, मात्रा बढ़ेगी। जैसे ही इंक्रीज होगी उसकी मात्रा, यानी चारों तरफ कैसा अनुभूति होगी, तो गर्मी की अनुभूति होगी, यानी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने नहीं लगेगा। तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन किया, तो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन समझ में आ गया ना, यानी पेड़ों से लोग क्या कर रहे थे, चिपक के उसको बचाव के लिए कर रहे थे। एक व्यक्ति है संदीप पांडे, कौन पांडे, संदीप पांडे वर्षा जल संचयन पर कृषि भूमि का विस्तार करते हैं, यानी वर्षा जल को संचयन करना है। हम लोग वर्षा जल का संचयन किस प्रकार कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए लो। हाँ, यानी जो हम लोग बारिश होती है, यानी बारिश को क्या कर सकते हैं, यानी एक जगह पे हम गिरा के उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और उसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, या तो कपड़ा धोने में या आप खेती करने में भी उपयोग कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं, ये सब चीजें हैं। अब महात्मा गांधी जी के बारे में आप उन्होंने के बारे में एक चीजें समझना है, महात्मा गांधी के बारे में। वो उनका एक ही नारा था, क्या, कौन सा, तो मशीनों का घोर विरोधी थे। वो किसका विरोधी थे, मशीनों का घोर विरोधी। चरखा के बारे में आप खूब समझते होंगे, यानी वो विदेशी वस्तुओं को देश से हटाने के लिए उन्होंने किसका उपयोग किया, चरखा का उपयोग किया। यानी वो चाहते थे कि महात्मा गांधी ने मशीनों का क्या किया, घोर विरोध किया। जैसे ही मशीनें हमारे देश में या पूरे देश में लगेंगी तो उससे क्या होगा, जितने भी संसाधन होंगे उसके क्या होंगे, दोहन होंगे। आप ध्यान से, कोई भी फैक्ट्री बैठ जा रही है, बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, कोई भी फैक्ट्री बैठ रही है, उसके धुआं को, उसके कचरे को जल में प्रभावित किया जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं, किस में किया जा रहा है, यानी जल में प्रभावित किया जा रहा है। तो इससे क्या हो गया, पहले के लोग नदी का भी पानी पी सकते थे, कुएं का भी पानी पी लेते थे। क्यों, क्योंकि वो समय क्या थी, स्वच्छ थी। आया समझ में कि नहीं। पर अब उसका क्या ये ऐसा हम लोग कर पा रहे हैं, आप पिएंगे, बोलेंगे गंदा है ये, बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं हम गंदा पानी नहीं पिएंगे, है कि नहीं, आरओ वाला पानी पिएंगे। क्या बात है, नया केंट है, हाँ, यानी आरओ का पानी पिएंगे। बोल देंगे चाहिए नदी का पानी पी के आइए, तो नहीं पिएंगे, नहीं नहीं पिएंगे। एक दिन पिएंगे, 2 दिन पिएंगे, तीसरे दिन आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा आप ध्यान समझिएगा। एक चीज और समझना है आपको, यह है रॉबर इकोनॉमी। ध्यान समझिएगा, इधर बातें कम, थोड़ा सा ध्यान से समझना इधर। ये चीजें हैं रॉबर इकोनॉमी के बारे में। क्या, कौन सा इकोनॉमी, रॉबर यानी डाकू बोलते हैं। हाँ, रॉबर्स इकोनॉमी मैंने, इसका मतलब क्या है, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रविधि को ही डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहलाता है, यह कहलाती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। रॉबर्स इकोनॉमी क्या है, मानव एवं तकनीक का शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति क्या कहलाता है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या, किसकी अर्थव्यवस्था कहलाता है, डाकुआ। ध्यान समझना है कि देखिए मानव क्या कर रहा है, अपनी तकनीक से क्या कर रहा है, वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, जिससे संसाधन को क्या हो रही है, क्षति हो रही है। तो हम लोग एक बार क्या हो गए, डाकू हो गए। इसलिए कौन सा व्यवस्था कहलाएगी, कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन पूछ दिया है रॉबर्स इकोनॉमी क्या है, रॉबर्स इकोनॉमी क्या है, तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी। यानी मानव अपनी तकनीकी आधार से, यानी तकनीकी समझ के कारण संसाधनों का क्या कर रहे हैं, शोषणात्मक प्रवृत्ति को, मैंने शोषणात्मक क्या कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं। इसलिए इसको कौन सा इकोनॉमी बोलते हैं, हाँ, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत, तो ध्यान समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। संसाधन संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, अब ये तो हो गया, आप समझिएगा। हमने संसाधन में बहुत सारे तो बातें बोल दी, पर उसके लिए तो कुछ ना कुछ उपाय भी होना चाहिए ना। केवल संसाधन बचाओ मेरा ही जिम्मेवारी है क्या, मेरा जिम्मेवारी है संसाधन बचाना, ये पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की जिम्मेवारी है, क्यों, है कि नहीं। उसके लिए क्या किया गया, तो संसाधन संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। कौन सा सम्मेलन किया गया, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। सबसे पहले 1968 में, कब, 1968 में सर्वप्रथम क्लब ऑफ रोम ने इसकी शुरुआत की, यानी बात रखी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, संसाधन संरक्षण करना चाहिए। ये बात कौन रखी, क्लब ऑफ रोम, एक संस्था थी। क्या थी, संस्था है
क्लब ऑफ रोम। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि संसाधन संरक्षण के लिए सबसे पहली बार कौन सी संस्था ने शुरुआत की, तो कौन सी संस्था ने, क्लब ऑफ रोम। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण के लिए कब अपनी पहली शुरुआत की, 1968 में। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझिएगा। अब उसी के 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 साल बाद यानी 1972 में पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम स्टॉकहोम में, कहां पे, स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन होता है। आया समझ में कि नहीं, ध्यान समझिएगा कि 1972 इन्होंने बस एक बात रखी कि हम लोग क्या करना चाहिए, संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। यह बात कौन सी संस्था ने रखी, क्लब ऑफ रोम ने। कब, तो 1968 में। पर हुआ क्या कि 1972 के समय पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कहां पे, तो स्टॉकहोम में क्या किया गया है, एक सम्मेलन बुलाया जाता है। अब सम्मेलन बहुत सारे देश के लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, समझ रहे कि नहीं, यह चीजें है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण कब स्थापित किया गया था, तो 1972 में। कहां स्थापित किया गया था, कहां सम्मेलन किया गया था, तो स्टॉकहोम में। कहां पे, स्टॉकहोम में। विश्व शिखर सम्मेलन कहां किया गया था, तो स्टॉकहोम में। कब किया गया था, 1972 में। कोई दिक्कत। इस सम्मेलन के पश्चात, आप देखिए इस सम्मेलन होता है, अब इस सम्मेलन के पश्चात क्या होता है, तो इस सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को, कितने जून को, 5 जून को, प्रतिवर्ष कितने जून को, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, पर्यावरण दिवस। आप सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 5 जून को। कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा। आया समझिए, यानी मोस्ट हीटेड क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे आदमी का ध्यान जाता ही है, जितने एग्जामिनर हैं उनका ध्यान इस चीज पे जाता है कि पूछ दिया जाएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 5 जून को। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब ध्यान समझिएगा कि सुमशेर की पुस्तक, किसकी पुस्तक, सुमशेर की पुस्तक ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इनकी किसकी पुस्तक है, सुमशेर की पुस्तक। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, सुमशेर की, ठीक है। अब इसके इस बुक में महात्मा गांधी के क्या विचार प्रकाशित किए गए हैं, इसमें क्या किया गया है, महात्मा गांधी के विचार प्रकाशित किए गए हैं, यानी कि जो विचार थे संसाधन संरक्षण के लिए, वो विचार किस बुक में दिया गया, ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये कब प्रकाशित किया गया, 1974 में। ये पुस्तक किसकी है, सुमशेर जी की। सुमशेर जी की पुस्तक ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किसके विचार को प्रकाशित किया गया है, महात्मा गांधी जी के। कोई दिक्कत, आप लोगों को समझ में आ रहा है। 1968 में क्या हुआ था, हाँ क्या हुआ था, संस्था थी, कौन सी संस्था थी, क्लब ऑफ रोम ने क्या एक बात रखी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। पर उसके 4 साल बाद यानी 1972 में प्रथम विश्व क्या पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन होता है, कहां पे, स्टॉकहोम में। कहां पे होता है, स्टॉकहोम। इसी के 5 वर्ष यानी इससे प्रभावित होकर, इसे लोगों ने समझा और इससे प्रभावित होकर लोगों ने क्या किया, 5 जून को क्या मनाने लगा, पर्यावरण दिवस, ठीक है। अब इसमें देखिए हम बता सकते हैं कि 1972 में प्रथम शिखर सम्मेलन हो गया, 4 जून से 14 जून तक चला था, पर वो चीजें एग्जाम हॉल में नहीं पूछेगा, इसलिए यानी अब सम्मेलन होता है तो सम्मेलन एक ही दिन के बैठक में तो होता नहीं है ना, तो ये सम्मेलन थोड़ा सा लंबे समय तक चला था, ठीक है। तो इस सम्मेलन में बहुत चीजें बातें रखी गई थी, ठीक है। तब ये सम्मेलन 3 जून से या 4 जून से 14 जून तक चली थी, पर वो नहीं जानना है। आए समझ में, बस आपको ये जानना है और ये जानना है। आए समझ में कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये कब से कब तक चली। आए समझ में, ध्यान में रखना है। आप ध्यान से, ये है ब्रुंटलैंड आयोग। कौन सा आयोग, ब्रुंटलैंड आयोग के बारे में थोड़ा सा समझना है, इसमें क्या है चीजें। देखिए जो ब्रुंटलैंड आयोग है, ठीक है, ये गलत लिख दिया गया है, ये है ब्रुंटलैंड
आयोग, ठीक है। ब्रूनटलैंड आयोग के बारे में थोड़ा समझे हैं कि ये ब्रूनटलैंड आयोग जो 1987 में आया। कब आया? 1987 में, यानी 1987 में ये आयोग आता है। कौन सा आयोग? द ब्रूनटलैंड आयोग आता है। इसमें क्या चीजें एक बात की गई है, इसमें सतत विकास यानी सतत विकास की अवधारणा दी गई है। किसकी अवधारणा दी गई है? सतत विकास की। ये चीजें हम आपको समझाएंगे आज, बस इतना समझना है बस, ठीक है। सतत विकास क्या होता है, यानी सतत विकास को इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। माने सतत विकास की अवधारणा, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सतत विकास की अवधारणा किस आयोग द्वारा आया, तो किस आयोग द्वारा है? ब्रूनटलैंड आयोग द्वारा। ब्रूनटलैंड आयोग कब अस्तित्व में आया था? कब आया? 1987 में। इसमें क्या किया गया है, इसी ब्रूनटलैंड आयोग के कारण ही एक बुक प्रकाशित की गई थी, आवर कॉमन फ्यूचर। कौन सा फ्यूचर? आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे, आवर कॉमन फ्यूचर किस आयोग के बाद लागू किया गया था, प्रकाशित किया गया था? तो कौन से आयोग के बाद? तो ब्रूनटलैंड आयोग के द्वारा, ठीक है। कोई दिक्कत? आप ध्यान से सुनिए, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, ठीक है। रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में यानी ब्राजील में, रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में 1992 में, ठीक है। 1992 में प्रथम सम्मेलन होता है। प्रथम क्या होता है? सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है? तो पृथ्वी सम्मेलन। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, तो कब होता है? 1992 में। कहां होता है? तो रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में। ये कहां है? क्वेश्चन पूछ जाएगा रियो डी जेनेरो कहां है? आया समझ में? अब यानी क्वेश्चन पूछेगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? डी जेनेरो कहां? ब्राजील में। कब होता है? 1992 में, ठीक है। आगे समझिएगा 1997 में। अब फिर से क्या होता है? 1997 में न्यूयॉर्क में। कहां होता है? अब न्यूयॉर्क में। कहां होता है? न्यूयॉर्क में द्वितीय सम्मेलन होता है। क्या होता है? द्वितीय सम्मेलन। इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं। इसे कौन सा सम्मेलन कहते हैं? +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ध्यान समझिएगा कि पहला कब होता है पृथ्वी सम्मेलन? 1992 में। उसके बाद 1997 में। पहला कहां होता है? रियो डी जेनेरो में, यानी कहां है? ब्राजील में। दूसरा कहां होता है? न्यूयॉर्क में होता है। कोई दिक्कत? दूसरा सम्मेलन को, दूसरा यानी दूसरा पृथ्वी सम्मेलन को क्या बोलते हैं? +5, +5 के भी नाम से जानते हैं। क्यों +5 ही बोला? 92 में +5 करेंगे तो क्या होगा? आया समझ में? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? +5। कोई दिक्कत? आप ध्यान समझिएगा। अब आता है समय कौन? 2002। कब आता है? हाँ, में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है, ठीक है। तृतीय क्या होता है? पृथ्वी सम्मेलन होता है। कब? 2002 में। अब तो याद रहेगा ना आप लोग को कि 1992, उसके बाद 1997, उसके बाद 2002। यानी क्वेश्चन पूछ जाएगा पहला कहां? रियो डी जेनेरो में, ब्राजील। दूसरा न्यूयॉर्क में। तीसरा जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में क्या होता है? तृतीय होता है पृथ्वी सम्मेलन। कोई दिक्कत? यानी आपको 5 साल का क्या रखना है? गैप रखना है। जगह है, स्थल है, शहर है जोहान्सबर्ग। कोई दिक्कत इसमें? पहला कहां होता है? हाँ, दूसरा? हाँ, जोहान्सबर्ग में होता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, पर आपको ऑप्शन में क्या देगा? फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान समझिएगा। आपसे क्वेश्चन में देखिए, आपसे क्वेश्चन में कुछ और पूछेगा, पर आप टिक करके दिमाग को शांत नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, ऐसे पूछ देगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? कब हुआ लिख देते हैं, कब हुआ। ऑप्शन देखिए आपको क्या देगा? 1992,
1997, 2002 यानी 2002, ऑप्शन में देगा इसमें 2007 भी दे देगा। पर आप क्या ये चीजें नहीं पढ़े, आप इसको ही टिक करके आ जाइएगा। अब बाद में पछताइएगा, बाद में पछताइएगा, अरे हमने तो गलत कर दिया, जानते हुए भी हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ये चीजें आपको बारीकी को भी देखना है। हाँ, पर ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन को क्या उसके डिमांड के अनुसार, यानी पहले आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसके कीवर्ड्स को पढ़िए, समझे? क्यों? कीवर्ड्स को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हमको आंसर देना क्या है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन लिए पढ़ लिए आंसर टिक कर दिए, ऐसा कभी नहीं किया जाता है। उसके कीवर्ड्स को पकड़ा जाता है। क्या बोल रहा है, हम पहला कीवर्ड्स क्या पढ़ेंगे, सेकंड। आया समझ में? पृथ्वी सम्मेलन, तो कौन सा सम्मेलन, तो सेकंड पृथ्वी सम्मेलन। ओ, पहला हुआ था, दूसरा हुआ था। आया समझ में कि नहीं? तो ऐसे यानी कीवर्ड्स को पकड़िए। पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, उसके क्या पकड़ना है आपको, कीवर्ड्स को पकड़ना है। आप ध्यान समझते हैं कुछ चीजें को। आप ध्यान समझिए। अब ये जितने भी पृथ्वी सम्मेलन हुए, ठीक है, इसमें कुछ बातों को रखा गया, ठीक है। आप सतत विकास के बारे में कौन सा आयोग हमने पढ़ा, सतत विकास की अवधारणा किस आयोग द्वारा, ब्लूमलैंड आयोग द्वारा। कब, 1987 में। अब उस सम्मेलन के दौरान बहुत सारे, पृथ्वी सम्मेलन के दौरान, संरक्षण के दौरान कुछ बातें रखी गई, उसको बोलते हैं एजेंडा 21। क्या बोलते हैं, एजेंडा 21 यानी कार्यक्रम 21। कौन सा कार्यक्रम, कार्यक्रम 21। अब ध्यान समझिएगा, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संस्था ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संस्था ने रियो डी जेनेरो में 800 पृष्ठ, 800 पृष्ठ समझते हैं ना, 800 पन्नों का क्या, एक दस्तावेज तैयार किया, ठीक है। 800 पन्नों का क्या किया, एक दस्तावेज तैयार किया। यह एक घोषणा पत्र तैयार किया, जिसको बोल सकते हैं, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम रखे गए। अगर हम सतत विकास को प्राप्त करते हैं तो ये 21 चीजें होनी चाहिए। अब ध्यान से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे, एजेंडा 21 को किस संस्था ने लाया अस्तित्व में, तो कौन सी संस्था, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संस्था। एक ही संस्था है ये, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संस्था ने कौन सा लाया, तो एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, तो इसमें सतत विकास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लक्ष्य को, अगर तो उसके लिए कितने 21 कार्यक्रम चलाए गए, यानी अगर लिस्ट तैयार किया कि इसमें ये चीजें होनी चाहिए। कोई दिक्कत? ये कहां शुरू की गई, रियो डी जेनेरो में। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये कितने पृष्ठों से था, आए समझ में? ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा एजेंडा 21 कहां चलाया गया, तो कहां चलाया गया, रियो डी जेनेरो में, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये कैसी घोषणा पर कि कौन सी संस्था के द्वारा चलाया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संस्था द्वारा चलाया गया। कोई दिक्कत? इसमें क्या बात की गई, तो सतत विकास की को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम है, 21 कार्यक्रम चलाया गया, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, एजेंडा 21। आया समझ में कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पे होने वाले खर्च। अब मान लीजिए ये संस्था जो चला दी, इसको प्राप्त करने के लिए कौन को, किसको प्राप्त करने के लिए, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए ये एजेंडा 21 चलाया गया। पर इसको लिए तो खर्च भी कहीं से होगी कि नहीं? आप भी तो किसी से खर्च के लिए पैसा मांगते हैं, लेते हैं, है कि नहीं? तो इसके लिए एक चीज बनाया गया, विश्व पर्यावरण कोष। क्या बनाया गया, विश्व पर्यावरण कोष। कोष यानी जब हम बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहे हैं, यानी कोष करने जा रहे हैं, धनराशि को जमा करने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं कोष। क्या बोलते हैं, कोष, यानी जहां हम लोग अपने पैसा को क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो विश्व पर्यावरण कोष बनाया गया। अब आया समझ में कि नहीं आया? यानी एजेंडा 21 को प्राप्त करने के लिए, यानी उसके पैसा को खर्च करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो विश्व पर्यावरण कोष। कोई दिक्कत? आगे समझिए, उसी सम्मेलन के दौरान ये भी आते हैं क्वेटा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन आता है, क्वेटा सम्मेलन आता है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेटा सम्मेलन के बारे में।
ठीक है, दिसंबर 1997 में यानी दिसंबर 1997 में पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग से बनाने के लिए जापान के क्वेटा में सम्मेलन हुआ। क्वेटा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? जापान है? हाँ, यानी वार्मिंग से बचने के लिए, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया गया है, बचने के लिए जापान में क्या चलाया गया? कौन सा सम्मेलन चलाया गया? तो क्वेटो सम्मेलन चलाया गया। कहां चलाया गया? जापान के क्वेटो में। कहां चलाया गया? जापान के क्वेटो में चलाया गया। कब चलाया गया? दिसंबर 97 में, दिसंबर 1997 में चलाया गया। कोई दिक्कत? अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग में क्या समस्याएं थी, किसका निवारण करना है। तो इसके अंदर 6 गैसों को रखा गया था। कितनी गैसों को रखा गया था? क्वेश्चन पूछ देगा, अगर एग्जामिनर को डीप क्वेश्चन पूछना होगा, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि क्वेटा सम्मेलन में कितनी गैसों को जिम्मेदार बताया गया? 6। कौन कौन से? तो CO2 के बारे में बताया गया, मीथेन के बारे में बताया गया, N2O के बारे में बताया गया, ठीक है, HCF के बारे में, ठीक है, बताया गया, फ्लोरोकार्बन के बारे में बताया गया, सल्फर हेक्साक्लोराइड के बारे में बताया गया। ये चीजों को क्या बताया गया कि ये जो 6 गैसें हैं वो किसको प्रभावित कर रही हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रही है। किसको प्रभावित कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रही है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोग को? तो बताइए, तो क्वेटा सम्मेलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन में देगा जनवरी 1997। ये भी ध्यान में रखना है। आज समझ में कि नहीं? अब आगे बताइए, तो क्वेटा सम्मेलन में कितनी गैसों को जिम्मेदार बताया गया? ठीक है, अब बस ये चीज को आप ध्यान से थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसी समय आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और भेज देंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत? किस चीज का? इसका ऑफलाइन क्लास में नहीं समझे क्या बोलने? हाँ, तब समझ में, अभी समझ में नहीं आ रहा? हाँ, लिखवाना है कि आप लोग क्या करना है? ठीक है, तो आप लोग इसमें से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका कॉपी चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे समझिएगा सतत विकास क्या है अब, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना कि एजेंडा 21 चलाया गया, किसके लिए? ठीक है, अब ध्यान दीजिए सतत विकास क्या है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत के लिए नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। यानी ये कोई भी अगर चीजें हैं, अगर संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो वर्तमान पीढ़ी को तो उसका उपयोग कर सकती है, पर उसको भविष्य में भी आने वाली जो पीढ़ियां है उसके लिए भी क्या बचा के रखे। इसीलिए इसको क्या बोला गया? सतत विकास। यानी इसको क्यों? तो ये है क्या? तो ये फ्यूचर में आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधनों को क्या का बचाव यानी संरक्षण का उपाय है, उसे ही क्या बोलते हैं? सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे पेड़ के काटने के साथ नए पेड़ लगाना, समझे कि नहीं? अगर आप किसी पेड़ को काटते हैं तब पेड़ काट दिए यानी पेड़ की तो कमी हो गई, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे ही समझेगा तो बोलेगा नहीं, आप पेड़ काटे तो पेड़ क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग से पानी की बचत करना, ठीक है, पानी की बचत करना, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की बचत करना, बिजली की बचत करना, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा कि आप सौर ऊर्जा से हम सोलर कुकर के बारे में समझते हैं कि सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये सब चीजें आपको साइंस में पढ़ना है। पर आपको पता है ना कि सोलर कुकर से भी खाना बनता है, सोलर पैनल से भी क्या इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ये सब क्या है? तो ये सतत विकास के कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण है। कोई दिक्कत आया समझ में आप लोगों को?